नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरसा चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मंडी परिषद की वैकेंसी आ गई है और जो पुराना सिलेबस था उसके अनुसार यूट्यूब चैनल पर जो है स्टडी विद नीरसा चैनल पर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप सभी लोग जो है क्लासेस कर सकते हैं। मंडी परिषद की वैकेंसी जो है ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है मेरे बच्चों। ये हिंदी का दूसरा वीडियो है, पहला हो चुका है और आपको ऐसी हिंदी कहीं मिलेगी नहीं। आपको बता दें, इतनी अच्छी से जो है ये हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी कि जो 50 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं वो कहीं जाएंगे नहीं। इसके बाहर से कुछ भी आना नहीं होगा। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचे। अभी आपको मैथ्स का भी वीडियो मिलेगा, रीजनिंग का भी वीडियो मिलेगा, जीएस का भी वीडियो मिलेगा मंडी परिषद के। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। ठीक, देखिए जो पहला इसका प्रश्न है, यहां से जो है क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों। जो इसका पहला प्रश्न है वो देखिए, निम्न में कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष और सघोष वर्ण आपको पता होने चाहिए कि कैसे हम पहचानेंगे अघोष और सघोष वर्णों को। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे जो है वर्गीय व्यंजन होते हैं, जो कौन से व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? वर्गीय व्यंजन होते हैं 25, जिन्हें स्पर्श स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। कितने होते हैं इनकी संख्या? 25। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने आपको कहा का, च, ट, त, प। अब का खा, गा घा, अंगा, चा छा, जा झा, इया, टा ठा, डा ढा, अड़ा, ता था, दा धा न और पाफा पाफा। देख लीजिए, पाफा ब भ म। ठीक है, ये आपके कितने हो गए? 25 जो है वर्गीय व्यंजन हो गए हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन या हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजन। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें ये होता है कि जो पहला वर्ण, देखिए अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। जो अघोष वर्ण होता है वो पहला दूसरा होता है और जो सघोष वर्ण होता है वो तीसरा चौथा और पांचवा होता है। तो प्रत्येक लाइन का जो पहला दूसरा है वो अघोष वर्ण हो जाएगा। पहला दूसरा है वो अघोष वर्ण हो जाएगा। तो इसमें से आपको क्या करना था? अघोष वर्ण को छांटना था। तो इसमें देखिए क्या है, चा है, चा पहला वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये अघोष वर्ण हो जाएगा। इसी तरह यहां पर अगर जो है अल्पप्राण और महाप्राण पूछता, अल्प प्राण और अगर महाप्राण पूछता तब आप क्या कहते? ठीक है, तो ध्यान रखना, अल्प प्राण जो है वो दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण होता है और महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण होता है। और जो अल्प प्राण है मेरे बच्चों, वह होता है आपका पहला, तीसरा और पांचवा। मतलब महाप्राण वे वर्ण होते हैं जिनको हम मुंह से बोलते हैं तो मुंह से ज्यादा वायु निष्कासित होती है। तो स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा, बाकी जो बचे वो आपका अल्पप्राण होगा। ठीक है, तो चा इसमें क्या है? अघोष वर्ण है। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कब कब यित्री होता है, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ध्यान रखना। बाकी ये तीनों जो है रॉन्ग होते हैं। एक शब्द और बहुत बार पूछा गया है, अनुग्रहित, ये ऐसे लिखा जाता है। कभी कभी इसको आधारा गा में लगा दिया जाता है, ध्यान रखना। आशीर्वाद भी बहुत आता है, ध्यान रखना, ये आशीर्वाद ऐसे लिखा होता है। कभी कभी गलत सी में ही आधारा लगा दिया जाता है। पुरस्कार होता है, पुरस्कार मेरे बच्चों।
तिरस्कार होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, पुरस्कार, लोग ऐसे रू लगा देते हैं तो गलत हो जाता है बहुत सारे। इसी तरह हिरण्यकश्यप होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर पे लिखा है, 3 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि कपि कपि प्लस ईस, इसका सही संधि विच्छेद आपको, सही सही संधि संयोजन आपको करना है, ठीक है। तो पहले ये आप देख लेना कि छोटी ई ये है प्लस बड़ी ई ये है, तो छोटी ई बड़ी ई बराबर मिलता है बड़ी ई। छोटी ई बड़ी ई जो है मेरे बच्चों मिलके आ जाता है आपका बड़ी ई। इस चाहे आपका छोटी ई प्लस छोटी ई हो वो भी बड़ी ई बनेगा, चाहे आपका बड़ी ई प्लस बड़ी ई हो वही बड़ी ई बनेगा, चाहे आपका मेरे बच्चों जो है छोटी ई बड़ी ई बनेगा, छोटी छोटी बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई और प्लस छोटी ई हो वो भी बड़ी ई बनेगा। मतलब अब ये छोटी ई निकल रही है, ये बड़ी ई निकल रही है, इन दोनों को मिलाएंगे ई तो बड़ी ई निकलेगी। तो कोई इसमें ऐसा शब्द होगा जिसमें बड़ी की मात्रा हो, वो आपकी क्या है, वो आपकी वृद्धि संधि हो जाती है, ध्यान रखना। वृद्धि, और वृद्धि संधि में हमेशा ध्यान रखना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वो दीर्घ संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए क्या हम बता रहे थे, देखिए कह रहे थे कि जिसमें अगर बड़ा आ जाता है और जिसमें बड़ी ई आ जाती है और जिसमें बड़ा ऊ आ जाएगा तो वो आपका कौन सी संधि होगी, वो आपकी दीर्घ संधि होगी, ठीक। अब देखिए छोटी ई छोटी मिलकर बड़ी हुआ, तो ये बड़ी ई अगर किसी में लगी है तो क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो देखो इसमें बड़ी ई सिर्फ इसमें लगा है, इसमें लगी है, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी, और इसका संधि विच्छेद भी जो है वो सही, इसका संधि विच्छेद भी जो है ये सही हो जाएगा आपका, कपि प्लस ईस, ये कपीस आपकी बड़ी वृद्धि संधि होगी। यहां अगर एक चीज और हम आपसे कहें कि अगर ऊपर ऊपर एक मात्रा है, ऊपर एक मात्रा है तो ये गुण संधि हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर 2 मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि हो जाएगी, भाई ऊपर एक मात्रा है तो गुण संधि हो जाएगी, ऊपर 2 मात्रा है तो वृद्धि संधि हो जाएगी। अगर बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ है तो यहां पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद अगर आधा मात्रा होगा, अगर आधा मात्रा लगा है, आधा मात्रा मतलब जैसे हमने कहा अत्याचार, अत्याचार कहा, अब देखो आधा मात्रा लगा है तो आधा मात्रा जब लगा हो, ठीक है, तब हो जाता है आपका यण संधि, हमेशा आधा मात्रा में आपका यण संधि होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद कुछ चीजें मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं जो हमेशा जो है आपको अयादि संधि में ही मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, ठीक है। देखिए जैसे हमने कहा पवन, पावन, नयन, नायक, गायक, पावक, पावक, भावुक, नायिका, ये जो शब्द हैं वो सारे अयादि संधि में आएंगे, सारे अयादि संधि में आएंगे। और अगर आपको अयादि संधि का संधि विच्छेद करना है तब आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम पवन और पावन का संधि विच्छेद करते हैं तब क्या होगा, अगर इसके रूल पर जाएंगे तो रूल आपको कठिन लगेगा। रूल मतलब या तो आपको ओ, या तो औ, या तो ए, या तो ऐ, इन ये रूल काम करेंगे, लेकिन रूल पे मत जाइए, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करिए। जैसे हमने लिखा है यहां पर पवन, जैसे हमने यहां पर लिखा है पवन, ठीक है पवन, और जैसे हमने यहां पर लिखा है पावन, अब इनका संधि विच्छेद आपको करना है तो कैसे करोगे, देखो अब यहां पर कोई मात्रा है, यहां पर कोई मात्रा नहीं, लेकिन यहां पर है, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है उसको हम एक मात्रा में तोड़ देते हैं, ये एक मात्रा लगा दिए, कोई मात्रा नहीं एक मात्रा, पो धन अन पवन, यहां पर एक मात्रा है तो इसको 2 में कर दो, पौधन अन पवन। इसी तरह सारों पे काम करेगा,
इसी तरह जितने मैंने बताए हैं सारे इसी पे काम करेंगे, चाहे वो ओ हो चाहे वो ए हो। आप अगर इसके रूल्स पे जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये है मेरा तरीका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद व्यंजन संधि है, उसको हम बाद में देखेंगे। इसका ये हो गया कपिधन इस कपीस, जो कि यहां पर बड़ी की मात्रा निकल रही है, तो इस प्रकार ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास को आपको जो है छांटना है, द्वंद्व समास के विषय में जो है बताना है कि ये द्वंद्व समास है या कौन कौन सा क्या समास है। देशभक्ति, तो यहां पर अगर हम तोड़ेंगे तो देश की भक्ति होगी, देश की भक्ति, ठीक है। तो किया गया, की जब आ जाता है तो एक आप देखे होंगे संबंध का की के, रा री रे नानी ने, ये किसकी विभक्तियां हैं, ठीक है। ये इनको चाहे हम विभक्तियां कहें, चाहे हम कारक कहें, चाहे हम परसर्ग कहें, सब नामों से जाने जाते हैं। ये जो है वो संबंध कारक की विभक्तियां हैं। तो देश की भक्ति, यथा समय, यथा समय आप देख लो, हम दो भागों में तोड़ दिए इसको। क्या आप प्रथम, ये प्रथम है ये दूसरा है, क्या आप प्रथम पद से आप क्या दूसरा बना सकते हो शब्द? अगर दूसरा बना सकते हो तो वे अविभव होगा। यथाकथित, यथासंभव, देखो बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अविभव समास। और अविभव समास हमेशा उपसर्ग लगता है, अविभव समास में हमेशा उपसर्ग लगेगा। उपसर्ग से ही जो है अविभव समास का निर्माण हुआ है, बिना उपसर्ग के अविभव समास का निर्माण नहीं हो सकता है, समास का निर्माण नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। इतना। अब ये आया है आपका देश विदेश, इसको अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे देश और विदेश, तो इस प्रकार और आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अच्छा, इसके द्वंद्व समास पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, ये भी देख लो। देखो, ये जरूरी नहीं होता है कि द्वंद्व समास में बीच में डैश लगे, लगता है। जैसे हमने कहा माता डैश पिता, तो ये द्वंद्व समास है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, देखिए ये जो बीच में डैश आपका लगा है, ये तो कंपलसरी है, लेकिन हर समास में नहीं आता, हर उदाहरण में नहीं आता है। हम क्या करते हैं, इस डैश के साथ विलोम शब्द होना चाहिए, माता पिता, भाई बहन। अगर डैश के साथ विलोम शब्द है तो जो है ये द्वंद्व समास होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं। हाँ, कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे देश विदेश में देखो और नहीं लगा है, जैसे हरिहर में और नहीं लगा होता है, ठीक है। बहुत सारे, जैसे हम एक चीज और बता दें, हमने कहा बत्तीसी, अब बत्तीसी में और नहीं लगा है, लेकिन इसको तोड़ेंगे 30 और 2, जब और आ जाता है तो वहां पर जो है आपका द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है मक्खन, मक्खन का तत्सम, मक्खन का तत्सम होता है मृक्षण, ध्यान रखना, ठीक है, क्या होता है, मृक्षण। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 पे। दीर्घायु, दीर्घायु का विलोम क्या होगा, दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। क्या होगा मेरे बच्चों, अल्पायु होगा दीर्घायु का विलोम। नेक्स्ट 7 नंबर पे, 7 नंबर पे पढ़ेंगे। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता हो उसे कहते हैं हम अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानता है उसे कहते हैं अल्प या कहते हैं अल्पज्ञ, और जो ज्यादा जानता है, ठीक है, उसे कहते हैं मेरे बच्चों, सब कुछ जो जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। ये अल्पज्ञ, सॉरी, ये वाला सही होगा, अल्प नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, अल्पज्ञ सही होगा, हमने लिखा भी था, ठीक। ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 पे। 8 देखिए, 8 पे लिखा है पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, अत्यधिक लाभ होना।
पवारा होना मतलब अत्यधिक लाभ होना। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। लिखा है जो और सो। 9 नंबर, जो और सो का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के मेरे बच्चों भेद होते हैं 6। ठीक है। अगर पूछा जाए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। अगर पूछा जाए प्रयोग सॉरी अगर पूछा जाए सर्वनाम के कितने कुल कुल की अगर बात की जाए तो आप कहोगे 11। अगर प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो बोलोगे 6। ठीक है। अब देखो निजवाचक, एक तो आपका संबंधवाचक पहला, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है। पांचवा पांचवा जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको पहला मानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो छठा है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 6 सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक में कर्ता स्वयं के विषय में कहता है। मैं आपको बता दूं, स्वयं के विषय में कहता है। जैसे स्वयं आ जाए, वह स्वयं आ गया, वह स्वतः आ गया, वह निज आ गया, वह खुद आ गया, वह अपने आप आ गया। ठीक है। तो ये जो सारे शब्द हैं इनका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। आज तक जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग बराबर बराबर करते हैं। जो अपने आप है ये 99% देते हैं, बाकी सब आ सकता है थोड़ा थोड़ा। चलिए, जो और सो का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम में किया जाता है। कैसे? देखो संबंधवाचक सर्वनाम की डिफिनीशन क्या होती है मैं आपको बता दूं। एक वाक्य में 2 सर्वनाम होते हैं और एक वाक्य का सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से होता है। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे से होता है, एक सर्वनाम के बिना दूसरा सर्वनाम बेकार होता है। जैसे हमने कहा जो करेगा सो भरेगा। ठीक है। अब देखो यहां पर 2 सर्वनाम है, जो और सो। जो और सो, जैसे इसमें लगभग लगभग लोकतियां आती हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां चाह वहां राह, जैसी करनी वैसी भरनी। ये संबंधवाचक में। अनिश्चयवाचक में मैं आपको बता दूं, कोई आएगा, कुछ आएगा। निश्चयवाचक में यह आएगा, वह आएगा। ठीक है। ऐसे करके चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर लिखा है युवा। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। युवा का युवती हो जाएगा, ध्यान रखना, युवा का युवती हो जाएगा। चलिए 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर लिखा है आजकल भारत की जनता। ये जो जनता लिखा है, ठीक है, भी अत्यधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन बताइए। तो एक चीज ध्यान रखना, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग हम एक वचन में करते हैं। जैसे ये एक वचन होगा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? मतलब भाववाचक संज्ञा को पहचानने का नियम, जिसके अंत में ता आ जाए, जिसके अंत में पा आ जाए, जिसके अंत में पन आ जाए, जिसके अंत में आहट आ जाए, जिसके अंत में आवट आ जाए, जिसके अंत में आस आ जाए, जिसके अंत में बड़ी ई आ जाए। ठीक है। तो ये सारी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे हमने कहा मूर्खता, देखिए ता आ गया। जैसे हमने कहा बुढ़ापा, पा आ गया। बचपन, पन आ जाता है। मुस्कुराहट में आहट आ जाता है, रुकावट में आवट आ जाता है। मिठास, खटास, भड़ास या रुलाई, ऐसे आप पहचानोगे। अगर ये शब्द दिए गए हैं तो वो भाववाचक संज्ञा होती हैं। और संज्ञाएं के 5 भेद होते हैं, ध्यान रखना। चलिए 12 नंबर पे बढ़ते हैं। लिखा है 12 नंबर, ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? मैंने अभी बताया था। कारक को हम विभक्ति भी कह सकते हैं, कारक को हम परसर्ग भी कह सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी में जो है मेरे बच्चों परसर्ग लिख कर ही आता है, तो परेशान मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि ठीक समय पर आ जाना कारक का कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा
के माध्यम के साथ के वास्ते, ये सारी पहचान होती है। अधिकरण में पर, देखो पर आ गया, तो ये कौन सा होगा? अधिकरण में पर, के बीच, के ऊपर, के मध्य, ये सारी जो है अधिकरण कारक की है। संप्रदान के कुलीय कर्म को, ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 लिखा है सरीखा शब्द विशेषण है। विशेषण की बात की गई है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। ठीक है, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लो। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 होते हैं मेरे बच्चों, सार्वनामिक। अब बात करेंगे कि यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है सरीखा शब्द में विशेषण है कौन सा। देखो, जो गणनावाचक होता है, जो गणनावाचक होता है, तो गणना और गुण और समुदाय, समुदाय में आपका आएगा चारों, आठों, ऐसे समुदाय में होंगे। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, गणना में 1 2 3 4, और सरीखा शब्द जो है ये गुणवाचक है, ये एक गुण है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा गुण। 14 नंबर की बात करेंगे, लिखा है बच्चा अखबार पढ़ रहा है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का, किस प्रकार की वाक्य है? अच्छा, देखो इसमें बच्चा क्या कर रहा है मेरे बच्चों? अखबार पढ़ रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? अब अगर ये क्रिया है, पढ़ रहा है, इस क्रिया के साथ अगर हम प्रश्न करें, प्रश्न करते हैं, क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं और उत्तर मिल जाता है, तो वो हो जाती है सकर्मक क्रिया। क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है। उत्तर मिला, सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया, ध्यान करना। 15 नंबर लिखा है आम खाया जाता है। आम खाया जाता है कौन सा वाच्य है? तो भाई काम क्या किया जा रहा है? काम क्या किया जा रहा है? आम खाने का काम किया जा रहा है, तो जिसमें कर्म हो वो कर्म, जिसमें कर्ता हो वह कृत्य, और जिसमें भाव हो वह भाववाचक क्रिया होता है। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्म, कृत्य और भाव। ठीक है, ये 15 प्रश्न हो गए हैं। 15 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आगे आपको मिलते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मंडी परिषद में सिलेक्शन लेना है। अगर आप पहले से चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिसमें आप लोग का भला होगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।